आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। देखो इससे पहले अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। तो वहां हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज सेम टाइम पर सेम चीज अचीव करते थे। जैसे मैक्सिमम वोल्टेज तब आती थी जब भी मैक्सिमम करंट आता था, जब मिनिमम वोल्टेज आती थी तभी जब मिनिमम वोल्टेज होती थी तभी मिनिमम करंट होता था। यानी कहने का मतलब है कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, जो उनका फेज एंगल आया था वो जीरो आया था। फिर हमने क्या देखा था, इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं था। इंडक्टर के केस में क्या था कि जब हमने सिर्फ इंडक्टर लगाया थी सर्किट के अंदर तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या था, फेज डिफरेंस था। तो सेम हम आज बात करेंगे कि अगर हमारे इसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो तो क्या होने वाला है, फेज डिफरेंस होने भी वाला है या नहीं होने वाला है, क्या होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है कि एसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर होता है। तो देखो एसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर होता है इसका फेज एंगल की जो हम बात करेंगे उससे पहले थोड़ा हम कैपेसिटर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर डीसी करंट जब आता है यानी सेल या बैटरी तब कैसे बिहेव करता है। हालांकि कैपेसिटर वाला टॉपिक हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि डीसी करंट में कैसे बिहेव करता है, एसी करंट में कैसे बिहेव करता है। फिर हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, क्या फेज एंगल बनाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि इफेक्ट ऑफ अ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। अगर डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर आपका कनेक्ट है किससे, सेल या बैटरी से। ये क्या है आपका सेल। इस सेल से जब आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया इस सर्किट के अंदर तो किस तरीके का इफेक्ट दिखाई देगा। तो आप लोगों को याद होगा किस तरीके का इफेक्ट दिखता था कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो जो ये पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेता है, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब इधर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। तो आपको इस तरीके से दो प्लेट मिल जाती थी, प्लेट ए और प्लेट बी। यानी कि जो पॉजिटिव की साइड वाली प्लेट होती थी इस पर तो इकट्ठा हो जाता था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भैया यहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे तो यहाँ क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर पहुंच जा रहे हैं प्लेट बी पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारा एक तरफ पॉजिटिव आ जाता था और एक तरफ नेगेटिव हो जाता था और कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था डीसी करंट के अंदर या कहो डीसी सर्किट के अंदर। इसी तरीके की बात थी। तो देखो क्या लिखा है, सो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ टेपिंग की के, यानी की लगी हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, टेपिंग की। एज द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज्ड हो यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्किट क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम प्लेट ए टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द प्लेट बी ऑफ द कैपेसिटर। यानी कह रहे हैं कि प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके प्लेट बी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे प्लेट बी की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ क्या रह जाता है, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव बना दिया, बी क्या बन जाता है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करता होगा, इधर करता होगा, आई करंट। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस प्लेट में से निकल के यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, प्लेट बी पे चले जाते हैं। तो प्लेट ए पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाती है, प्लेट बी हमारी नेगेटिव हो जाती है। इस तरीके की कंडीशन हमें मिल जाती है। और ऐसा कब तक होता था, जब इसका नेट वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है उसके इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और जैसे ही ऐसा हो जाता था फिर ये चीज रुक जाती थी, फिर ये स्टॉप हो जाती थी, ठीक है, स्टॉप हो जाती थी। यानी उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाता था, इवन प्लेट ए पर या प्लेट बी पर। क्रिस्टल क्लियर है। तो ये हो गया पॉजिटिव, हो गया अपन का नेगेटिव। तो ये वाली बात तो अपन की हो गई कि भाई जब डीसी सर्किट के अंदर वो था कैपेसिटर तब ऐसा था, लेकिन एसी सर्किट के अंदर होगा तो कैसा होगा, यानी यही कैपेसिटर जब बैटरी या सेल की जगह एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट होगा तो क्या इसका बिहेवियर होगा, वो भी बात करेंगे अपन, ठीक है। इसको नोट करना हो नोट कर लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बताया, वही इंफॉर्मेशन दी है कि द प्लेट ए एंड बी स्टार्ट एक्वायरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिवली। हमने अभी डायग्राम में देखा कि प्लेट ए और प्लेट बी ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। तो द कैपेसिटर गेट प्रोग्रेसिवली चार्ज्ड until the potential difference across the plate A and B become the equal to the potential across the terminal of the battery। यानी कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर जो है अपनी प्लेट्स को तब तक चार्ज करता रहेगा,
यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो ये प्लेट्स हैं तब तक चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगी, चार्ज को एक्वायर करेंगी जब तक इन प्लेट्स के बीच का ईएमएफ इस सोर्स ईएमएफ के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो वही बात हमारी यहां लिखी हुई है कि द कैपेसिटर गेट प्रोग्रेसिवली चार्ज अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ए एंड बी, प्लेट और ए और बी के बीच का पोटेंशियल है अक्रॉस, बिकम इक्वल, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टू द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी बैटरी के टर्मिनल के जैसे ही क्रॉस होगा चार्ज एक्वायर होना बंद हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी Q नॉट C V नॉट, थस अ कैपेसिटर स्टॉप एट DC, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो एक्यूमुलेट कर सकता है वो कितना है, ये तो फॉर्मूला हमने वहां भी सीखा था कैपेसिटर में। तो मैक्सिमम चार्ज यानी कि Q नॉट कितना चार्ज कर सकता है, C और V नॉट। ये कैसे आया था वो आपको याद होगा कि जो चार्ज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमारा पोटेंशियल के, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा। तो हमने देखा था कि जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक आता था हमारा कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारा क्या आया था, ये कैपेसिटेंस, तो C V नॉट। तो यहाँ से जो कांस्टेंट आया था उसी को हमने क्या बोला था, कैपेसिटेंस बोला था, याद आ गया। तो Q नॉट इक्वल टू C V नॉट, यानी कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चार्ज को एक्यूमुलेट कर सकता है वो कितना कर सकता है, Q नॉट इक्वल टू C V नॉट। इसीलिए देखो बोला भी जाता है, अगर आपने कभी सुना हो कि डीसी करंट जो ब्लॉक हो जाता है, डीसी करंट जो ब्लॉक हो जाता है, यानी कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, या फिर ऐसे बोला होगा कि किसी भी डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो कुछ टाइम के बाद करंट ब्लॉक हो जाता है। करंट ब्लॉक क्यों हो जाता है, जैसे भाई इसका पोटेंशियल सेम होगा कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही इन्होंने लगाया कि द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इतना हो जाएगा, थस अ कैपेसिटर स्टॉप अ डीसी, यानी वो डीसी को क्या कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो भाई ये वाली बात तो हो गई जब हमारा कैपेसिटर कब है, डीसी सर्किट में। लेकिन अगर एसी सर्किट में तो क्या होगा, अब वो वाली बात भी कर लेते हैं। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों को मैंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर ये सारे पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है क्लास 12 का, तो आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो जब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं सारे नोट्स आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपकी मेहनत ही बच जाएगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, सीधा सीधा क्या करो, टेलीग्राम ज्वाइन के अंदर पूरी पीडीएफ आएगी चैप्टर की, डाउनलोड कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, अब कह रहे हैं कि भैया सर्किट के अंदर डीसी यानी सेल और बैटरी को हटा के क्या लगा दिया हमने, और वो लगा दिया ईएमएफ लगा दिया ऑल्टरनेटिंग। अब एसी करंट जाएगा, अब इसका बिहेवियर कैसा होगा, यहां ध्यान से समझने की बात है। क्या एसी करंट को भी कैपेसिटर ब्लॉक करेगा या फ्लो करने देगा? हमने तो ऐसा सुना है कि भाई कैपेसिटर डीसी करंट को तो ब्लॉक कर देता है बट एसी करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। समझ रहे हो ना, जब भी कैपेसिटर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आता है वो उसको कभी मना नहीं करता, कभी नहीं रोकता, हमेशा फ्लो करने देता है, जितना चाहो, जितना टाइम तक चाहो, जितना देर तक चाहो उतना फ्लो करने देता है। तो यहाँ समझेंगे कि ऐसा क्या है एसी करंट में जो भाई कैपेसिटर के अंदर से आराम से फ्लो कर रहा है लेकिन डीसी को ब्लॉक कर दे रहा है। डीसी करंट को ज्यादा नहीं जान देगा ना, एक लिमिट है, जब तक उसको चार्ज नहीं मिल रहा, चार्ज एक्वायर नहीं हो रहा, तब तक डीसी करंट जाएगा। जैसे ही उसे मिल गया चार्ज ईएमएफ मैक्सिमम, भैया ब्लॉक कर देगा कि नहीं अब अलाउ नहीं है आपका जाना आगे, आप डीसी करंट आगे नहीं जा सकता। तो देखेंगे ऐसा इसमें क्या होता है। तो वही है कि अपन को फिगर शो हो रहा है जिसमें हमने कैपेसिटर सी को कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से, वो वही डायग्राम में दिख रहा है। ओके, आगे due to the alternating voltage of the source the capacitor get the charge in one direction in the first half cycle, then discharge and then charge in the opposite direction during the second half cycle and again discharge and so on। इसका मतलब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया इस वाली लाइन का मतलब। देखो इसको मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब आपको थोड़ा सा फील आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं तुम्हें बस बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट देगा, यानी एसी वोल्टेज एसी करंट देती है, डीसी वोल्टेज डीसी करंट देती है, तो यहां तक तो डाउट है ही नहीं, यानी एसी वोल्टेज है तो ये एसी करंट आएगा। तो ये कह रहा है कि हाफ साइकिल में तो चार्ज होगा और हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगा, हाफ साइकिल में चार्ज होगा, हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगा और ये प्रोसेस सो ऑन चलती रहेगी। अब आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। डायग्राम से समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना, डायग्राम से समझने की कोशिश करना। देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमने यहाँ पे लगा दिया एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया, ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर ठीक है। अब ये ईएमएफ है,
अब आप जानते हो कि जब भी मेरे भाई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट देता है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की खासियत होती है, क्या खासियत होती है आपको पता है कि ये साइन की वे में होता था, साइनसॉइडल। क्या होते थे? साइनसॉइडल, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा ही होता था, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हाफ साइकिल में तो चार्ज होगा, जो उन्होंने बोला उनकी भाषा में पहले समझा रहा हूं, जो मालाएं लिखी थी, हाफ साइकिल में तो चार्ज होगा और हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होगा। अब ये वाली बात भाई क्या है कि हाफ साइकिल में चार्ज हाफ साइकिल में डिस्चार्ज, ये हो क्या रहा है? तो देखो ध्यान से क्या होगा। एक बात बताओ, आपको पता है कि हाफ साइकिल में एक बार पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो पहले समझना स्टेप बाय स्टेप। मान लिया इस बार ये पॉजिटिव है इस बार ये नेगेटिव है, अभी समझना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप क्या कहोगे, सर अगर ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा अपने पास, ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ कि ना? और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे सर आपके। तो यानी सर इधर वाली प्लेट जो ए है, इसको नाम दे देता हूं, ये प्लेट ए नाम दे देता हूं, उसको प्लेट बी नाम दे देता हूं। अब आप कहोगे सर प्लेट ए हो गई पॉजिटिवली चार्ज और प्लेट बी हो गई नेगेटिव चार्ज। लेकिन रुको भाई, आपको पता है कि ये तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अगर इस बार पॉजिटिव ये है तो अगली बार तो ये चेंज होने वाले हैं। तो नया डायग्राम बनाता हूं, देखो अब क्या हुआ मेरे भाई कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अब उल्टा कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया इसको पॉजिटिव कर दिया, फिर से एक नया डायग्राम बना। तो जब नया डायग्राम बना तो इनने कहा कि यार अब क्या करें, यहां तो पॉजिटिव हो चुका था यहां नेगेटिव हो चुका था, यानी ये क्या हो गया था? चार्ज। ये क्या हो गया था मेरे भाई? चार्ज। अब ये कह रहे हैं कि ये तो पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जितना यहाँ पॉजिटिव था जितना यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे नेगेटिव को यहाँ बुला लेगा अपने पास, ये सारे नेगेटिव को यहाँ बुला लेगा, तो ये क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया ये वाली प्लेट। भाई सबके सब नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ बुला लेगा? अपने पास। तो ये वाली प्लेट जो नेगेटिव थी वो हो गई डिस्चार्ज। अब जिसके पास पॉजिटिव था पहले, ये बदलने की वजह से अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सारे यहां जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। तो ये तो डिस्चार्ज हो गया। फिर दोबारा से क्या होगा? दोबारा से एक और आएगा, अब फिर से क्या होगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ फिर से चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव था फिर नेगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव, अब फिर से वही हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, फिर से वही कहानी क्या शुरू हो जाएगी कि भाई अब वापस से पॉजिटिव नेगेटिव है, अब इन्होंने फिर से चेंज करा, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो अब फिर से वही वाली क्वेश्चन आ गई, सेम स्टेप ये वाला। यानी एक बार क्या हुआ, हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन जैसे ही पोलैरिटी चेंज हुई, नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, तो इसने ये वाले सारे के सारे नेगेटिव को क्या करा? अपने पास बुला लिया, सारे के सारे नेगेटिव को अपने पास बुला लिया। तो इस प्लेट पे अब हो गए पॉजिटिव, जो पहले नेगेटिव थे यानी डिस्चार्ज, और ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। अब फिर से कंडीशन आ गई कि भैया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर से ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और फिर से नेगेटिव हो जाएगी। अगली बार फिर से जब ये एक्सचेंज होंगे, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, फिर से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो याद करो, इसीलिए तो वो बोल रहा है कि एक साइकिल में चार्ज एक साइकिल में डिस्चार्ज, अगली साइकिल में फिर चार्ज अगली साइकिल में फिर डिस्चार्ज, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर यही कहानी चलनी है कि एक बार चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो फिर चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो, तो ये तो जीवन में कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए दिक्कत पैदा ही नहीं करेगा। इसको क्या ही दिक्कत हो रही है? एक बार चार्ज इकट्ठा होता है, अगली बार खत्म कर देता है, फिर अगली साइकिल में फिर इकट्ठा करता है फिर खत्म कर देता है। तो भाई इस तरीके से अगर प्रोसेस चलेगी तो क्या होगा? एसी करंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, इसीलिए मैंने एक एक साइकिल समझाई है। एक साइकिल मैंने हाफ साइकिल समझाई, पॉजिटिव नेगेटिव था, दूसरी साइकिल समझाई जब मैंने इसको नेगेटिव कर दिया इसको पॉजिटिव कर दिया, फिर तो रिपीट ही होती रहेगी, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। ओके, तो ये अपन का कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वो, अब जब ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर जब एसी करंट फ्लो करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि भैया चार्ज एक बार बढ़ता है फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, वही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट देयर कंटिन्यूअस थ्रू अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, अ कैपेसिटर प्रोवाइड एन ऑयल पाथ फॉर एसी, यानी कि एकदम मक्खन पाथ देता है भैया, आराम से चलो मजे करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एसी करंट अगर कैपेसिटर में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो कराते रहो, लेकिन डीसी करंट को फ्लो तो करने देगा बट एक टाइम के बाद ब्लॉक कर देगा। जैसे ही उसका क्या हुआ, काम पूरा हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वल हुआ, ब्लॉक। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये अपन का टॉपिक था वैसे कि भाई किस तरीके से
जब हमारा कैपेसिटर एक एसी सर्किट के अंदर लगाया जाता है तो कैसे बिहेव करता है, क्या करंट होता है, क्या पोटेंशियल होता है, क्या सेम टाइम पर पोटेंशियल और करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, क्या सेम टाइम पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करते हैं अलग अलग टाइम पर। जैसे रेजिस्टेंस के केस में देखा था ये सेम टाइम पर हो रहा था, हमने इंडक्टर के केस में देखा था सेम टाइम पर नहीं हो रहा था। तो देखेंगे इसमें क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना जरूरी था ना कि एसी सर्किट में किस तरीके से बिहेव हो रहा है, वो अपन को समझ आ गया। अब कर देते हैं, मैंने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ। पहले मेरे भाई प्रैक्टिकल होता है, फिर थ्योरी लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं कि करंट लैग कर रहा है तो प्रैक्टिकल में लैग करेगा, नहीं। अगर प्रैक्टिकल आप करके देखोगे कि एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा है और वहां पर लिखा आता है कि करंट लीड कर रहा है, तो आपको थ्योरी में भी ये प्रूफ करना पड़ेगा करंट लीड कर रहा है। तो प्रैक्टिकल के बाद एक्सप्रेशंस बनती है, थ्योरी लिखी जाती है, ना कि थ्योरी के बाद कोई प्रैक्टिकल हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे देगा। पहले से इंफॉर्मेशन क्या दे देगा, या तो बोलेगा कि कैपेसिटर जब एसी सर्किट में है तो क्या होगा बताओ, या इस तरीके से देगा कि कोई साइनसॉइडल ईएमएफ है। साइनसॉइडल ईएमएफ क्या है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। जब अप्लाई किया जाएगा सर्किट के अंदर, किसी भी कैपेसिटर वाले सर्किट के अंदर, यानी सर्किट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, तो शो करो, यानी शो दैट, क्या शो करो, द करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। यानी ये बात आपको शो करके दिखानी है, करंट लीड करेगा। अब आपको क्लियर हो चुका कि भैया कैपेसिटर अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर लगा है तो करंट ही लीड करेगा, वोल्टेज तो लैग करेगा, वोल्टेज तो पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा पाई बाई 2 से। तो इसी को शो करना है, सो दैट द करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2 रेडियन इन द एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली। ओके, तो भाई प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, एसी सोर्स है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब कह रहा है कि भैया इसके अंदर प्रूव ये करना है, करंट क्या करेगा, हमारा करंट लीड करेगा, यानी करंट पहले मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, वोल्टेज बाद में आएगा। करंट, क्योंकि अब आप समझ लो करंट की वजह से तो उसमें पोटेंशियल आ रहा है, तो करंट को तो पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी करंट पहले पहुंच जाता है तब कुछ पोटेंशियल इसके अंदर आता है। तो वैसे भी फील आ रहा है कैपेसिटर को सोच के कि जब कुछ करंट जाएगा तभी तो उनकी प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल आता है। ठीक है, आगे समझना। कंसीडर अ प्योर कैपेसिटर सी कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन बाय, कि कंसीडर करो कि प्योर कैपेसिटर सी कनेक्ट है एक सोर्स से जिसका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई दिया हुआ है। अब इन्होंने प्योर वर्ड क्यों यूज किया, देखो ये मान के ऐसा चल रहे हैं कि जो ये कैपेसिटर है कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, और बल्कि रिएक्टेंस वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, कोई भी रिएक्टेंस वर्ड यूज करेंगे कि रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा। हालांकि करेगा, प्रैक्टिकली देखोगे तो करेगा। हमने ऐसे इंडक्टर में भी माना था, हमने माना था भैया प्योर इंडक्टिव सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, लेकिन बाद में निकाल के दे दिया कि भाई थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वो इतना हो रहा है, लास्ट में इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना है, दिया था ना, लेकिन शुरू में क्या माना था कि भैया कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि अभी ये प्योर कैपेसिटेंस है, यानी कि भैया इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पर भी हम कोई ना कोई निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे कितना फ्लो का। लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए क्या मान के चलो कि भाई अकेला कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, बढ़िया मक्खन की तरह चलेगा करंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। ओके, ठीक है। तो अपन का ईएमएफ कितना अप्लाई हुआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो होता ही है, वो तो हर किसी में हो रहा था, रिएक्टेंस में, वो रेजिस्टेंस में भी हो रहा था, इंडक्टर में भी हो रहा था, तो कैपेसिटर में भी होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे सुनो, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से, अब ये मत पूछना कि कॉन्टिन्यूअस चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है, ये भी समझा दिया था कि एसी सर्किट में कैसे हो रही थी, एक साइकिल में चार्ज, एक साइकिल में डिस्चार्ज, एक साइकिल में चार्ज, एक साइकिल में डिस्चार्ज। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट अ कंटिन्यूअस बट ऑल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट। ये कह रहे हैं कि एक कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, यानी कि एक बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर होगी, तो एक बार इधर से इधर होगी, एक बार इधर से, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस बार पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट क्या करता रहेगा, रिवर्स होता रहेगा, एक बार यूं, फिर एक बार यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। क्लियर है। तो किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या होगी, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ ई, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस उन प्लेट्स के अक्रॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड ईएमएफ जो हमने अप्लाई की है, यानी V इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C। भाई V इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C। क्यों, क्योंकि भाई दिखा था ना Q इक्वल्स टू CV था, तो Q इक्वल्स टू CV था, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ओके, तो Q इक्वल्स टू CV हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला
कि जो हमारा वोल्टेज है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, वो सेम है एज द अप्लाइड ईएमएफ। और अप्लाइड ईएमएफ हमारा कितना है, वी नॉट। अप्लाइड ईएमएफ कितना है हमारा, ई नॉट या वी नॉट। तो ई नॉट लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, ई नॉट। तो अप्लाइड ईएमएफ हमने लिख दिया अपन का ई नॉट, सी ई नॉट, कोई दिक्कत, वही तो लिख दिया, क्यू इक्वल्स टू सी ई नॉट। अब यहाँ पे सी ई नॉट यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ, ई नॉट भी मत बोलो, ईएमएफ ही बोल दो, क्लियर है। ईएमएफ क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा ना, कुछ भी ईएमएफ ई। तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, क्यू इक्वल्स टू मेरे भाई आ जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट में कितना चार्ज आएगा। तो हमें पता चला कि भाई कैपेसिटर की प्लेट के अंदर चार्ज होता है वो Q इक्वल टू C इंटू वी होता है। यानी जितना उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और जितना वहां पे पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है उतना होता है। अब पता चला कि भैया पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने कहा भैया पोटेंशियल तो अप्लाई उतना हो रहा है जितना ये बैटरी अप्लाई कर रही है। यानी कि ये अगर पोटेंशियल इतना अप्लाई हो रहा है तो हमने वहां वैल्यू पुट कर दी। तो हमें पता चला कि जो Q की वैल्यू होगी वो C E नॉट साइन ओमेगा टी होगी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर। अब Q इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट एट एनी इंस्टेंट कितना हो जाएगा। तो भाई करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो थोड़ा सा चार्ज है I इक्वल्स टू क्या होगा, dQ अपॉन dt। I इक्वल्स टू क्या होगा, dQ अपॉन dt। अब हम करने क्या वाले हैं, हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है, C E साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल्स टू कितना है, dQ अपॉन dt। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों का टारगेट यही है कि किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। सीधी बात ये है, समझो पहले पूरी बात क्या है। हम यहाँ कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं कि भैया जब हमारा कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ सर्किट में लगा हुआ है तो करंट की किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि हमें ईएमएफ की तो पता है ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी, बट हमें करंट की नहीं पता। तो करंट पता करना चाह रहे हैं, करंट पता करने के लिए पहले Q पता होना चाहिए। तो भैया Q पता कर लिया कि Q हमारा जो होगा वो C E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अब Q हमें पता चल गया, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी क्या है कि करंट पता करें कि सर्किट के अंदर करंट कितना है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, dQ अपॉन dt। अब d अपॉन dt Q की वैल्यू पुट कर दूं तो Q की वैल्यू कितनी है, C E साइन ओमेगा टी। तो Q की जगह आ गया C E साइन ओमेगा टी। यहां पर होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट में करंट की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगी, d अपॉन dt और इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालते जाओ। यहां से हमारा C E नॉट ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको बाहर निकाल दो, करके भी दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो I इक्वल टू कितना है, d अपॉन dt, और अपन का क्या लिख रहा है यहाँ पे C E नॉट साइन ओमेगा टी। ये लिखा हुआ है C E नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है। C E नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे C अपन का क्या है, कांस्टेंट कैपेसिटेंस, E नॉट मैक्सिमम वैल्यू है VMF, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दो। तो I इक्वल टू C E नॉट मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा मेरा d dt ऑफ साइन ओमेगा टी। यानी साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी आ गया कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, तो एक ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब साइन ओमेगा टी का, देखो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, C E नॉट पहले से लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। तो लिख दिया भैया कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई में। तो पूरी वैल्यू क्या आ गई आई की, C E नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई में। तो चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा है कि I इक्वल टू C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैंने तो ये लिखा है C E नॉट कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा, ओमेगा को आगे लिख लिया इन्होंने ओमेगा, फिर देखो C E नॉट कॉस ओमेगा टी। यानी ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो I की वैल्यू मिल गई क्या, ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत मेरे भाई ये है कि जो मेरा EMF है वो तो मेरा कितना था, E नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन का फंक्शन है, और मेरा I की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी। तो भैया इस तरीके से तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे कि करंट और EMF में क्या कंपेरिजन है। करंट जब होगा तो EMF कहाँ होगा, EMF होगा तो करंट कहाँ होगा। भाई कंपेयर तो तभी होगा ना सेम फंक्शन हो। तो इस कॉस ओमेगा टी को क्या करना पड़ेगा, साइन के फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन का नेक्स्ट टारगेट है साइन में चेंज करना, ठीक है। अब ओमेगा C E नॉट, अब देखो ध्यान समझना,
आई इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी ई नॉट को क्या मैं आई नॉट बोल सकता हूँ मैक्सिमम करंट, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि एक बात बताओ, अगर कॉस ओमेगा टी कितना हो जाए 1 हो जाए, कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी की तो मैक्सिमम वैल्यू बनी है, कॉस ओमेगा टी जैसे ही 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट मेरी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी करंट की, यानी मेरा आई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं कॉस ओमेगा टी को 1 रख दूं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा और वो मिलेगा ओमेगा सी ई नॉट। मानते हो कि नहीं इस बात को कि भाई जो मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको ओमेगा सी ई नॉट मिलेगा, कब, जब cos ओमेगा टी 1 हो जाए। तो क्या मैं ओमेगा cos ओमेगा टी, इसको ओमेगा cos ई नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकता हूं, मैक्सिमम करंट यानी ई नॉट, तो वही कर दिया, इसको आई नॉट बोला तो वैल्यू क्या बन गई, आई इक्वल्स टू, पहले क्या था आई इक्वल्स टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट cos ओमेगा टी, ये आपकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है यानी कि आई नॉट, तो इसकी वैल्यू पुट की तो आपको मिला आई इक्वल्स टू आई नॉट cos ओमेगा टी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई इक्वल्स टू इसको लिख दिया आई नॉट cos ओमेगा टी। अब भी वही समस्या बनी हुई है कि भैया आई इक्वल्स टू आई नॉट cos ओमेगा टी है, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, cos फंक्शन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए साइन का फंक्शन। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो इसको एक्सप्रेस कर दे साइन में पर वैल्यू चेंज ना हो, तो हमारे पास काफी फॉर्मूले हैं। क्या है कि cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, याद होगा आपको, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पे लगा दो, तो आई नॉट इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, थीटा प्लस 90 कोई दिक्कत वाली बात है क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो थीटा प्लस 90 90 प्लस थीटा कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने आई नॉट cos ओमेगा टी, cos थीटा को क्या लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो cos की जगह आ गया साइन, तो 90 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 90 प्लस थीटा, यानी आई की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बिल्कुल सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, यानी जो आपको मैक्सिमम करंट मिला वो कितना मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आपको मैक्सिमम करंट की भी वैल्यू मिल गई और मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू पता है, ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही है आई नॉट ई नॉट, और आपको साथ साथ क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी पता है, यानी ईएमएफ की तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वही रहती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस वाले केस में जिसके अंदर एसी सर्किट में कैपेसिटर को रखा है, इसके अंदर किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब चलो कंपेयर करते हैं इनका, देखते हैं क्या फेज डिफरेंस आएगा। नोट करना हो नोट कर लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अपन को इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पता चल गई, अब अपन करेंगे फेज रिलेशन से बिटवीन ई एंड आई, यानी ई और आई के बीच में अपन का क्या फेज रिलेशन है, यानी कि फेज एंगल कितना बनता है। तो बहुत ही ध्यान से समझना सारी बात है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब देखो हमें इतना तो क्लियर हो चुका कि मेरी इसकी वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू, ई इक्वल टू था मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू था मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ की, और इसी सर्किट के अंदर लेकिन जो मेरी करंट की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो मेरे भाई यहां से साफ साफ आप देख पा रहे हो कि ईएमएफ से आई कितना ज्यादा है, ओमेगा टी तो वहां भी है, ये अपन का क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी वहां ओमेगा टी से कितना एंगल ज्यादा है, किसका, करंट का, पाई बाई 2। यानी यहां से प्रूफ ये हो गया कि करंट पाई बाई 2 आगे ही मिलेगा ईएमएफ से, यानी कि अगर मान लो ईएमएफ यहां पर है, अगर मान लो ईएमएफ यहां पर है तो करंट कहां मिलेगा, पाई बाई 2 आगे मिलेगा, यानी कि करंट लीड करेगा, यानी करंट मिलेगा पाई बाई 2 आगे। क्लियर है, तो ये इसका बन जाएगा फेज एंगल, फेज डायग्राम ये बनेगा। क्लियर है, अगर ई ये है तो करंट इससे आगे ही मिलेगा, कितना, पाई बाई 2। तो हमसे तो यही बोला गया था प्रूव करो कि करंट लीड करता है पाई बाई 2, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका क्या समझ लो, डायग्राम समझ लो, ध्यान से समझना। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो ध्यान समझो कि मान लो ये ई नॉट है, क्या है, ईएमएफ किसी ओमेगा टी पर है, ईएमएफ कितने पर है, ओमेगा टी पर, ठीक है, रैंडम मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ईएमएफ ओमेगा टी पर है तो मेरे भाई आई आपको कहां मिलेगा, आई आपको मिलेगा उस ईएमएफ से 90 डिग्री, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब, तो चलना शुरू कर दो ईएमएफ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी पाई बाई 2, तो आपको आई मिल गया यहाँ पे। तो मैंने वही समझाया, इन्होंने ईएमएफ यहाँ लिया है तो इन्होंने आई यहाँ बनाया, मैंने ईएमएफ हॉरिजॉन्टल लिया था तो मैंने आई यहाँ बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये भी पाई बाई 2 दूर है, इसके अकॉर्डिंग ये भी पाई बाई 2 दूर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ईएमएफ यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग पाई बाई 2 यहाँ बना, ईएमएफ हॉरिजॉन्टल लिया था तो इसके अकॉर्डिंग पाई बाई 2 इस तरीके से बन गया था, बिल्कुल सीधा। क्लियर है, ओके।
ओमेगा टी हो गया, करंट की बात होगी। फिर वही वाली बात होती थी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो क्या करो, किसी भी एक्सिस पे लाई करा दो। वो तो अपने फेजर डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही लिया था। तो क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया अपन का कि करंट हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। या फिर ऐसे बोलो कि जो वोल्टेज है वो हमारा लेग कर रहा है बाई पाई बाई 2। ओके, अब आगे वाली बात वही है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया तो हमें पता चला वी फाइंड दैट अ कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट लीड द वोल्टेज, यानी करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, यानी करंट आगे चल रहा है। या बोलो वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से पाई बाई 2, कोई बात नहीं। द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट इन फेज पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और अपन को यही प्रूफ करना था। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको पता चल गया कि भाई कैपेसिटर एसी सर्किट में लगाया जाता है तो कैसे बिहेव करता है। आपको पता चल गया कि जब कैपेसिटर एसी सर्किट में लगाया जाएगा तो वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, करंट आगे आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके निकल जाएगा तब पीछे पीछे वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन करेगा। ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ भी ग्राफ वही बनना है, लेकिन फर्क इतना है जब ईएमएफ जीरो है, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब हमारा करंट कहाँ होगा, जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो हमारा करंट क्या आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईएमएफ का ग्राफ, ये हमारा होगा करंट का। यानी जब ईएमएफ जीरो है तो करंट कुछ ना कुछ आगे है उससे। क्लियर है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों क्लियर हो गए। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया करंट अपन का लीड कर रहा है। ओके, एक छोटी मोटी बात और कर लेते हैं, जैसे कि वो वाली रेजिस्टेंस वाली बात भी करेंगे। चलो एक साथ ये भी लिख लो। यहाँ से अपन ने एक चीज और निकाली थी, यहाँ ध्यान देना। हमने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि जो मेरा आई नॉट है, मैंने आई नॉट इक्वल टू क्या लिखा था, ओमेगा सी ई नॉट। इसको याद रखना कि जो मैक्सिमम करंट आपको प्रोवाइड होगा, यानी उस सर्किट को प्रोवाइड होगा, वो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी उस कैपेसिटर वाले सर्किट के अंदर वो इतनी होगी, ओमेगा सी ई नॉट। तो उन्होंने वही लिखा है आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट। ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू है ओमेगा सी ई नॉट, कोई दिक्कत नहीं। इन द फेजर डायग्राम फॉर अ कैपेसिटिव एसी सर्किट, फेजर डायग्राम के अंदर कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए द फेजर ई वेक्टर मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो तो डायग्राम वाली बात बता रहे हैं कि कितना ई कितना एंगल बना रहा है। देखो ई बना रहा है ओमेगा टी एंगल, तो कोई बात नहीं, वही उन्होंने लिख के बता दिया है कि ई बना रहा है ओमेगा टी एंगल विद द एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट एज द करंट लीड द ईएमएफ फेज बाई पाई बाई 2 रेडियन। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट हमारा लीड कर रहा है पाई बाई 2 रेडियन, किससे, ईएमएफ से। तो हमने उसे क्या किया, सो द करंट फेजर आई मेक एन एंगल पाई बाई 2 विद द फेजर ई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने उस ईएमएफ ई से 90 डिग्री के एंगल पर करंट का रोटेटिंग वेक्टर बना दिया। क्लियर है, क्योंकि वो लीड कर रहा है। तो आगे एक छोटी सी बात कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। किसकी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, देखो भाई इन्होंने तब तो ये बोल दिया था कि किसी भी ईएमएफ पर, किसी भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अपन का जो सोर्स ईएमएफ अपन का कैसा है, साइनसॉइडल है, तो इसमें अपन का क्या लगा दिया था, कैपेसिटर लगा दिया था। तब तो प्योर कैपेसिटिव मान लिया था कि प्योर कैपेसिटर है, कोई भी इसमें वो नहीं है। ये चीज इंडक्टर में भी मानी थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर होता होगा, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है भाई, इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते, इनके लिए क्या यूज करते हैं, रिएक्टेंस वर्ड यूज करते हैं। तो हमने वहां इंडक्टर के लिए पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, या कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कॉन्सेप्ट वही है कि ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कर नहीं पाएगा पूरी तरीके से। करेगा तो सही, तो इसकी एसआई यूनिट भी ओम है। जैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती थी, वो भी रोकने की कोशिश करता था, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। भाई एक बात बताओ, आई नॉट इक्वल्स टू कितना आया था मेरा, आई नॉट इक्वल्स टू आया था ओमेगा सी ई नॉट, ये आया था। अब इन्हें कुछ ऐसा चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख दो। भाई ये तो वैल्यू फिक्स है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई आई नॉट इक्वल्स टू होता है ओमेगा सी ई नॉट, ये तो क्लियर हो चुका। अब ये जानते हैं कि आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर, ये होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी ओमेगा सी कहाँ आ जाए, ओमेगा सी वी के नीचे आ जाए और एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो, तो अपन का काम हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी रिएक्टेंस मिल जाएगा। तो क्या करें, इन्होंने कहा एक काम करो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। किसी को दिक्कत तो नहीं है, रीजन, क्योंकि हम जानते हैं मैथ के हिसाब से कि ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को जब ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो वापस से ये ई नॉट ओमेगा सी ही बन जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं है, उसके रिजल्ट में उसके मीनिंग में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। तो भाई मैथ्स अलाउ करता है, 10 को 7 + 3 लिखो, 10 को 15 - 5 लिखो, 10 को 20 - 10 लिखो, चॉइस है, बस वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो वही किया, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो यही रहा, हमने तरीका चेंज कर दिया लिखने का एक्सप्रेशन कि ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। हम जानते हैं कि I = V/R होता है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो भैया V तो बन गया E, तो R कौन बन गया 1/ओमेगा सी। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है 1/ओमेगा सी। यानी ये क्या है अपन का R, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के हिसाब से। और यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कर रहा है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको XC से डिनोट करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट कर रहे थे। क्लियर है, इसको नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही विद द ओमिक रिलेशन I = होता है E/R। वी फाइंड दैट द फैक्टर 1/ओमेगा सी इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और द पोजीशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय XC। जो मैंने बात बोली वही बात इन्होंने लिख दी, यानी कि XC से डिनोट करते हैं। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि ओमिक सब्सटेंस या ओमिक कंडक्टर में अपन ने देखा था। क्लियर है, तो यहां से हमारा पता चल गया कि भैया XC जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी के इक्वल। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। ये सारी बातें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है तो आप XC को क्या लिख सकते हो 1/2πfc। यानी XC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2πfc। तो ये आपको मिल गया क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, ऐसा यूनिट की अगर बात कर लूं तो वही मैंने पहले भी बोला था कि इसकी यूनिट भी वही रहेगी जो रेजिस्टेंस की होती है, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं ओम, OHM। ठीक है, तो द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि भाई कैपेसिटिव जो कैपेसिटर होता है वो AC और DC में कैसे बिहेव करता है। देखो यहाँ भी प्रूव हो जाएगा कि DC के अंदर देखो 4DC फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। भैया डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है, वो नहीं अपने आप को रिवर्स करता। यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0। तो XC कितना आ गया इनफाइनाइट, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर हो कितना हो रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट। और AC में देखो XC किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f के। XC किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f के, क्योंकि देखो यहाँ पे XC किसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f के। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम। भैया इसकी तो फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होती है, वैसे तो अपन की 50 हर्ट्ज होती है, जो अपन का करंट आता है घरों में उसकी 50 हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो अपन की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर। तो कंक्लूजन ये निकला कि ये इसको तो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, नहीं अलाउ नहीं करेगा, DC करंट को अलाउ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इनफिनिट तक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ती गई उतना ही ज्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा करंट के लिए फ्लो करना, AC करंट के लिए। क्लियर है, आई थिंक कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे है थस अ कैपेसिटर अलाउ AC टू फ्लो थ्रू इट इजीली, यानी AC करंट इजीली फ्लो करने को अलाउ कर देता है अपने सर्किट में से, बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ DC। अगर DC सर्किट के अंदर कैपेसिटर को लगा दिया तो वो बहुत ज्यादा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा, यानी करंट को फ्लो नहीं करने देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, दैट इज अ कैपेसिटर ब्लॉक DC। क्लियर है मेरे भाई। तो आई होप आपको ये कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो तीनों क्लियर हो गए। जब हमारा AC सर्किट के अंदर वो रजिस्टर था वो भी क्लियर हो गया, जब हमारा AC सर्किट के अंदर इंडक्टर था वो भी क्लियर हो गया, और जब हमारा AC सर्किट के अंदर क्या है कैपेसिटर है ये भी क्लियर हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो या आपका कोई सजेशन हो या आपका कोई भी फीडबैक हो मेरे चैनल के लिए तो भाई मोस्ट वेलकम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।